हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और बेहतर तरीके से स्टडी कर रहे होंगे। स्वागत है आपका गुप्ता क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है स्टूडेंट, बस मैं यही कहूंगा आपसे, और कोटेशन तो आपके जस्ट सामने लिखा है। क्या लिखा है? खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो इस कोटेशन के साथ हम क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, और इस क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा, फिर हम इस पर एनालिसिस करेंगे और फिर हम इसको डिस्कशन करेंगे आपके साथ। क्वेश्चन कहता है, अंडर विच आर्टिकल of the constitution can an emergency be declared in India on account of war or external aggression? युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है? हे योद्धाओं, योद्धा बैच के सभी योद्धाओं, इसका जवाब दीजिएगा। आपके अनुसार इसका क्या जवाब आएगा? स्क्रीन पर आपके सवाल है और प्रयास कीजिएगा। मैं सभी के जवाब देख रहा हूं, आप सभी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप थोड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। हे योद्धाओं, क्या लिखा है? युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है? आप लोगों को मालूम होना चाहिए, हिंदुस्तान में 3 प्रकार के आपात होते हैं। पहले तो समझो, बड़ा आसान तरीके से समझते चले जाओगे। भारत में 3 प्रकार के आपात की बात की गई है, और भारत में आपात, इमरजेंसी, भारत के संविधान के भाग नंबर 18 में आती है, पार्ट नंबर 18 में आती है, और आर्टिकल नंबर 352 से 360 के अंतर्गत ये सारी प्रकार की इमरजेंसी हैं, आपात हैं। आपात का मतलब क्या है? आपात 3 प्रकार का है। फर्स्ट होता है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी, अच्छा पहले तो यहीं पे सुनो, 3 प्रकार के आपात हैं, 3 प्रकार के इमरजेंसी हैं। तीनों प्रकार की इमरजेंसी को हमने कहां से लिया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। ध्यान देना स्टूडेंट्स, हर वर्ड्स पर गौर फरमाइएगा, आपको क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। तीनों प्रकार के आपात की बात की जाए तो हमने कहां से लिया है? बोलो बोलो योद्धाओं, हमने ये सवाल लिया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। अब आपसे कोई सवाल पूछने लगे, वो तो अच्छी बात है, हमें आप ये बताओ कि भारत के अंदर राष्ट्रीय आपात के दौरान, नेशनल इमरजेंसी के दौरान मौलिक अधिकारों का क्या किया जा सकता है? निलंबन किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंड इन ओनली केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी टेकन फ्रॉम जर्मनी। वापस याद रखिएगा, राष्ट्रीय आपात के दौरान हम मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 19 में लिखे हुए हमारे अधिकार समाप्त किए जाएंगे, ऐसा हमने जर्मनी से लिया है। बट अगर आपसे कोई सवाल पूछे, तीनों प्रकार के आपात कहां से लिए? भारत शासन अधिनियम 1935 से। एक्सेप्ट आर्टिकल नंबर 20 and 21 कैन नॉट बी सस्पेंड इन एनी केस ऑफ इमरजेंसी। हे योद्धाओं, एक बात और कहूंगा, केवल मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं इन ओनली केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, केवल राष्ट्रीय आपात के केस में। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है, उनकी बातें सुनी है, वो कहते हैं कि सर नेशनल इमरजेंसी के साथ साथ राष्ट्रीय आपात या फाइनेंशियल इमरजेंसी या राष्ट्रपति शासन के दौरान भी मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। तो याद रखना, तुम योद्धा बैच के योद्धा हो, तो आप लोगों को बात याद रखनी है, केवल और केवल नेशनल इमरजेंसी के केस में मौलिक अधिकार क्या किए जा सकते हैं? सस्पेंड किए जा सकते हैं, उनमें भी आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। ओके, ना ही तो राष्ट्रपति शासन मतलब राज्यापात, और ना ही फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान मौलिक अधिकार निलंबित किए जाते हैं। बात खत्म हो गई। अब चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ को। बात तो आपने समझ ली, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। पहले तो क्वेश्चन का जवाब क्या कह रहा है? युद्ध, कोई दूसरा देश भारत पर आक्रमण कर रहा है, या आक्रमण या संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में आपात की स्थिति की घोषणा की जाती है? तो आप लोगों को योद्धाओं में बता देता हूं, आर्टिकल नंबर 352 के तहत यह घोषणा की जाती है। आर्टिकल नंबर 352। अब आपको कि सर थोड़ा सा आपात के बारे में बता दो, आओ मेरे साथ दिखाता हूं आपात की कहानी। आपात की कहानी आप लोगों को पता है, टाइप ऑफ इमरजेंसी। भारत में 3 प्रकार के आपात लगते हैं। सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी। हिंदुस्तान में नेशनल इमरजेंसी, वापस सुनो, हिंदुस्तान में नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल नंबर किसके तहत लगती है? 352 के तहत लगती है। और राज्य आपात, स्टेट इमरजेंसी, आर्टिकल नंबर 356 के तहत लगती है।
ये बात समझ में आ रही है? एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 के लगती है। वित्तीय आपात हिंदुस्तान में आज तक नहीं लगा है। अगर आपसे कोई सवाल पूछता है भारत में कौन सा आपात आज तक नहीं लगा है, तो आपका जवाब होगा, हे योद्धाओं, योद्धा बैच के योद्धाओं, सुनो, हिंदुस्तान में फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगी है, और भारत में नेशनल इमरजेंसी आज तक 3 बार लगी है, और भारत में स्टेट इमरजेंसी 100 से ज्यादा बार लगी है, और सबसे ज्यादा राज्य आपात कहां पर लगा है? हे योद्धाओं बैच बताओ, सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन, या जिसको आप बोलते हो स्टेट इमरजेंसी, कहां लगी है? उत्तर प्रदेश में लगी है 10 बार, और सबसे पहले कहां लगी है? पंजाब में लगी है। वर्तमान में कहां है? जम्मू कश्मीर में है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो बड़े काम की हैं, नोट डाउन करते रहना इनको। अब भारत में आप लोगों को बता दिया मैंने कितने प्रकार के आपात लगते हैं। 3 प्रकार के आपात लगते हैं। फर्स्ट इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी, सेकंड इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी, थर्ड इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी। आज तक हिंदुस्तान में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लागू हुई है, और आज तक हिंदुस्तान में राष्ट्रीय आपात 3 बार लगे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। मैं आपको यहां पर यह बताते चलूं, बहुत सारे योद्धा हैं, एक बात सुन लेना सभी, राष्ट्रीय आपात 3 बार जो लगे हैं, राष्ट्रीय आपात 3 बार लगने के बाद होता क्या है? होता यह है, राष्ट्रीय आपात लगते ही अनुच्छेद 19 सबसे पहले समाप्त होता है। राष्ट्रीय आपात लगते ही आर्टिकल नंबर कौन सा सबसे पहले छुट्टी बाय बाय हो जाता है? आर्टिकल नंबर 19 की बाय बाय हो जाती है, टाटा बाय बाय। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 19 चला जाता है। और आप लोगों को याद रखना है, स्टेट इमरजेंसी में किसमें? राज्य आपात और वित्तीय आपात में मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। वेल डन। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ रहा हूं, कोई डाउट हो तो प्लीज पूछेगा मेरे से। अब आप कहोगे सर अभी भी अच्छा सा नहीं लगा, कुछ और दिखाओ। आओ मेरे साथ चलते हैं स्क्रीन पर नेक्स्ट जादू पर। जादू आपके सामने है, क्या लिखा है? आर्टिकल नंबर 352। आर्टिकल नंबर 352 क्या है? राष्ट्रीय आपात है। कब किया जाता है? जब भारत में वॉर, युद्ध, या एक्सटर्नल एग्रेशन, बाह्य आक्रमण, या आर्म्ड रेबेलियन, सशस्त्र विद्रोह हो जाए। याद रखना मेरे साथ, चलो स्क्रीन पर, जब वर्ड आ जाए सशस्त्र विद्रोह हिंदुस्तान में 44th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1978 में इसका हिंदुस्तान के संविधान में एंट्री होता है। इससे पहले अशांति था, आंतरिक अशांति, परंतु मोरारी जी देसाई जी के द्वारा 44th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1978 आता है, और उसमें वो अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह डाल देते हैं। तो आप लोगों को क्यों पूछे भारत में राष्ट्रीय आपात किन ग्राउंड पे लगता है? या तो कोई विश्व में कोई भी देश भारत पर आक्रमण कर दे, या युद्ध की परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, जैसे वर्तमान में सूडान देश में लग रहा है। इन परिस्थितियों में भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर, वापस याद करो, मंत्रिमंडल की सलाह पर, अगर आपसे कोई सवाल पूछता है भारत में मंत्रिमंडल शब्द पहली बार कब आया? 44th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बार कैबिनेट शब्द का जिक्र किया गया है। हे योद्धाओं, ये शब्द लिखते रहना, और जब इन क्लासों को ले लोगे तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा। चलिए, उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 356 को क्या कहते हैं? स्टेट इमरजेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेट इमरजेंसी कहते हैं। आपसे कहा आर्टिकल नंबर 352, बस अभी सुनिएगा, सुनने से भी आपका काम हो जाएगा। कमेंट तो मैं पढ़ूंगा ही, आपके डाउट तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, ये आप तनाव मत लीजिएगा। आर्टिकल नंबर 356 स्टेट इमरजेंसी। देखो, पहले तो एक बात याद रखना, भारत में राष्ट्रपति शासन नाम का कोई जिक्र नहीं है। पहले तो ये समझ के चलो, प्रेसिडेंट रूल का कोई जिक्र ही नहीं है। केवल और केवल क्या जिक्र है? स्टेट इमरजेंसी कब लगाई जाती है? प्रोक्लेम्ड ऑन द ग्राउंड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल, ध्यान देना, यही शब्द लिखा है, बस ये वाला शब्द। जब भारत में क्या लग जाए? कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए, जब किसी राज्य में संवैधानिक विफलता हो जाए, तो तब कौन से आर्टिकल के तहत आपात लगता है? 356 के तहत लगता है। अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि भारत के अंदर क्या राष्ट्रपति शासन नाम का कोई संविधान में शब्द है? प्रेसिडेंट रूल, आपको नेवर, भारत के संविधान में राष्ट्रपति शासन नाम का कोई शब्द नहीं है। लेकिन क्या है? स्टेट इमरजेंसी में जब संविधान फेल हो जाए राज्य में, तो उसको हम राष्ट्रपति शासन बोल देते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट? अब आगे बढ़िएगा। आर्टिकल नंबर 300
360, आर्टिकल नंबर 360 क्या कहता है? देखो एक बात समझना, ये जो दो आर्टिकल हैं, 356 और 365, ये दोनों ही किससे संबंधित हैं? स्टेट इमरजेंसी से संबंधित है। किससे? स्टेट इमरजेंसी से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 356 में तो राष्ट्रपति शासन लगाएगा राज्यपाल की अनुमति से। राज्यपाल कहेगा सर मेरे राज्य में आपके हुक्म की तालीम नहीं हो रही है, सर राष्ट्रपति शासन लगा दो, कि तथास्तु राष्ट्रपति शासन। उसके अलावा क्या हो, राज्यपाल भी चुप बैठा रहे, जवाब ना दे, राज्यपाल भी चुप रहे, और राष्ट्रपति को यह खबर मिल जाए कि राज्य में क्या हो रहा है, मेरे केंद्र सरकार के जो आदेश हैं उनका पालन नहीं हो रहा है, तो बिना राज्यपाल की अनुमति पे राष्ट्रपति उस राज्य में क्या लगा दे? इमरजेंसी लगा दे। तो वह आर्टिकल नंबर 365 होता है। उम्मीद करता हूं यह बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं, इतनी बातें होने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे स्क्रीन पर आपके एक तोहफा और है। इस क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिएगा योद्धाओं सभी। वेल डन, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मोबाइल वापस चल गया है, ये गड़बड़ हो गया था इसमें। लक्ष्य जी बहुत बढ़िया, क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जा सकता है? अभी तो जवाब दिया है मैंने, अभी तो बात हुई है। कौन सा होता है? आर्टिकल नंबर कौन सा? 356। किसी राज्य के अंदर समस्या आती है तब इसकी बात होती है। वेल डन, बहुत बढ़िया। आर्टिकल नंबर 356 के तहत जब किसी राज्य में राज्य तंत्र विफल हो जाए, मतलब संविधान में लिखे नियमों का पालन ना करे, तो उस राज्य में क्या लग जाता है? राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और भारत के संविधान में राष्ट्रपति शासन नाम का कोई शब्द नहीं है, केवल और केवल है किसी राज्य में जब संविधान विफल हो जाए तो उस राज्य में इमरजेंसी लग जाती है। ये बात आपको याद रखनी है। बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस सवाल का जवाब एक्सप्लेनेशन के साथ देखिएगा, लिखिएगा कितनी बेहतर तरीके से डिजाइन किया गया है। पूरा हिंदुस्तान का मैप दिखा दिया है और बताया है जिस उत्तर प्रदेश में आप रहते हो, जिसमें मैं रहता हूं, उसमें आज तक कितनी बार लगा है राष्ट्रपति शासन? 10 बार। कितनी बार? 10 बार। 1700 दिन हमारे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा है। अब आप कहोगे कि सर ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन आप हमें बताओ सर पंजाब में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? 8 बार पंजाब राज्य में लगा है। हे योद्धाओं, इंडिया का मैप आपको घोट घोट के पिला रखा है, तो मुझे बताओ पंजाब में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? 8 बार लगा है। और यह भी सवाल समझिएगा, हिंदुस्तान में पहली बार भी पंजाब में ही लगा था। ये भी बात आपको समझ गए। अगर आपसे कोई सवाल पूछता राजस्थान में कितनी बार लगा है, तो राजस्थान में 4 बार लगा है। अगर आपसे कोई सवाल पूछे गुजरात में कितनी बार लगा है, सर 5 बार लगा है। और सर कर्नाटक में कितनी बार लगा है, सर 4 बार लगा है। अब आप कहोगे कि सर इतनी सारी बातें हैं, हम कैसे पढ़ लें? तनाव क्यों ले रहे हो? तनाव मत लो, बस 2 बातें याद रखना। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन कहां लगा है? तो आप कहोगे सर उत्तर प्रदेश। आर्टिकल नंबर किसके तहत राष्ट्रपति शासन लगता है? आर्टिकल नंबर 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। आप कहोगे कि ठीक है सर ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन कुछ और दिखा दो, ये तो हम लिख ही लेंगे। लो सुनो, आगे चलते हैं, ये आपकी समस्या का भी हम समाधान कर देते हैं। नीचे आप देखिएगा इस स्क्रीन पर आपको ये सारी बातें दिखेंगी, क्योंकि डेटा में कोई कंजूसी नहीं की जाएगी। योद्धाओं, अगर इस टाइम को आप यहां लगा रहे हो तो आपकी टाइम को वेस्ट नहीं किया जाएगा। आप इन्वेस्ट कर रहे हो और इन्वेस्ट के बदले आपको रिजल्ट मिलेगा, बस ये ध्यान दीजिएगा। क्योंकि घूमने नहीं जा रहे हो, बैठ के पढ़ रहे हो, मन में तकलीफ भी है, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं जो इस समय का सदुपयोग करेगा वो 100% सफल होगा। अब देखिएगा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, गोवा और त्रिपुरा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? 3 बार। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में 2 बार। दिल्ली, मिजोरम में 1 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। कोई पूछ ले, कितना भी गहन बड़ा एग्जाम आ जाए, तो अब आप योद्धा ऐसे हो कि कहीं विफल नहीं होने वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को मूव करते हैं। अब देखो, आप ये समझिएगा, आपसे कोई सवाल पूछ ले कि ये तो बात हो गई कि जो आपने बताया, लेकिन आपसे कोई सवाल पूछे भारत में राष्ट्रपति शासन सबसे ज्यादा बार, ऐसी कौन थी प्रधानमंत्री जिसने भारत में सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगाया है? तो आप लोगों को याद रखना है भारत में सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगाने वाली महिला कौन थी? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी के समयकाल में 51 बार राष्ट्रपति शासन लगा। देखो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कितनी बार? 51 टाइम्स। 51 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, 51 टाइम्स। आप कहोगे
ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिसके समय काल में एक बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है? आई के गुजराल साहब, इंद्र कुमार गुजराल साहब के समय काल में एक बार भी राष्ट्रपति शासन हमारे हिंदुस्तान पे नहीं लगा है। अगर आपसे कोई सवाल पूछता है भारत में सबसे ज्यादा बार किसके समय काल में राष्ट्रपति शासन लगा है, तो आप कहोगे सर इंदिरा गांधी। कौन ऐसा है जिसके समय काल में एक बार भी हिंदुस्तान में राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में नहीं लगा है? वो इंद्र कुमार गुजराल हैं। नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में अब तक 9 वर्ष में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है हमारे देश में? 10 बार लगा है। ये सवाल अभी अभी उत्तर प्रदेश परीक्षा में पूछा गया था पीसीएस में कि अभी तक हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो 10 बार लगा है। चलिए, अभी भी अगर आप ये बात समझ में आ गई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ आर्टिकल्स डील विद इमरजेंसी प्रोविजन? अभी बताया है भारत में 3 प्रकार के आपात होते हैं। 3 प्रकार के आपात होते हैं, नेशनल, स्टेट और फाइनेंस। नेशनल, स्टेट और फाइनेंस। नेशनल लगता है 352 में 4 ऐड कर देना। देखो, राष्ट्र किस में लगेगा? 352। स्टेट किस में लगेगा? 356। और फाइनेंस किस में लगेगा? 360। 4 का गैप है। रीजनिंग तो बहुत बिंदास तरीके से पढ़ी है आपने, तो आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले 352, 356, 360 कितनी बार ये रिपीट हो गया है? अब तो आप बेहतर तरीके से इस पर काम कर सकते हो, अब कभी भूलने वाले नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को मूव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अब पहले इसका एक्सप्लेनेशन भी तो देख लो। एक्सप्लेनेशन तो हर क्वेश्चन में मिलेगा। इतनी बार रट लोगे कि अगर क्वेश्चन आएगा तो तोड़ोगे भी, फोड़ोगे भी और विजय हासिल करोगे। ध्यान देना, सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट लेके आए हैं आपके लिए। आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 356, आर्टिकल नंबर 360 वो मैचिंग करा रहा है आपसे, कौन सा कहां पर होगा? तो आप याद रखना 352 क्या होता है? 352 नेशनल इमरजेंसी होता है। 356 क्या होता है? 356 कब लगता है? जब किसी राज्य में क्या लग जाए? कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए। तो आप क्या देखोगे सर? ए का ऑप्शन नंबर क्या बनेगा सर? 2 बनेगा। और सर बी का ऑप्शन नंबर क्या बनेगा सर? फर्स्ट बनेगा। और सर सी का ऑप्शन नंबर क्या बनेगा सर? थर्ड बनेगा। और सर बचा डी का ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? हे योद्धाओं, क्या लिखा है? आर्टिकल नंबर 359 क्या लिखा है? सस्पेंड आर्टिकल नंबर 19। हे योद्धाओं समझ लो, ये आर्टिकल नंबर 359 ना हो गए, ये 358 था। 358 था। आर्टिकल नंबर 358 में कहा गया है कि आर्टिकल नंबर 19 में लिखी हुई सभी स्वतंत्रताएं निलंबित हो जाएंगी। स्वतंत्रता का अधिकार, कहां स्वतंत्रता का अधिकार रहा कि जब समस्या है तो इसको समाप्त करो। आर्टिकल नंबर 3, इसका ये 4th का 4 आएगा। डी का क्या आएगा? 4th आएगा। तो आप समझ गए होंगे, बात समझ गए? हे योद्धाओं बताओ जल्दी। वेल डन, बहुत बढ़िया, गुड। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सारी बातें हो गई, इसको तो हमने पढ़ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। द मिनिमम एज ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, बताइए सभी, क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके। मिनिमम एज ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी हो सकती है? बहुत बढ़िया। आप सवाल 1 देखोगे, जवाब 10 मिलेंगे। सवाल 1 पूछोगे, जवाब 10 मिलेंगे। सवाल आए तो सामने तुरंत हम उसको घुमा डालेंगे। देखिए है योद्धाओं, क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके। वेल डन, बहुत बढ़िया जवाब। सी जवाब दे रहे हैं सभी योद्धा सी जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब आप कहोगे कि सर सी कैसे, हम तो रट लेंगे क्या? मैंने रट क्यों रहे हो? चलो मेरे साथ, सभी का एज देख लेते हैं, कौन कितने मिनिमम एज और किसका मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया है। देखिए स्क्रीन पर क्या लिखा है। अगर राष्ट्रपति बनना इस देश की सर्वोच्च पोस्ट है, सबसे बड़ी पोस्ट का नाम है राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति बनना है तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज की राष्ट्रपति कोई लिमिट नहीं है। अगर राष्ट्रपति बनना है तो देश का नागरिक होना चाहिए, उसकी कंडीशन अलग है, बट अभी हम एज की बात कर रहे हैं। अगर एज की बात करें तो राष्ट्रपति की एज कितनी होती है? मिनिमम 35 और मैक्सिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी 35। लोकसभा का अध्यक्ष बनना है तो 25 और लोकसभा उपाध्यक्ष बनना है तो 25। भारत का मुख्य न्यायाधीश बनना मिनिमम की कोई नहीं है, मैक्सिमम की 65 है। मैक्सिमम क्या है? 65। मिनिमम का कोई प्रावधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में अन्य जज की भी रिटायरमेंट आयु 65 वर्ष। अगर लोकसभा का सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो क्वेश्चन का जवाब आपके सामने है योद्धाओं आ गया है, कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष।
कितनी? 30 वर्ष। अगर एजीआई बनना है, भारत का महान्यायवादी बनना है, तो मिनिमम एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, परंतु रिटायरमेंट एज कितना होना चाहिए? 65 वर्ष होना चाहिए। अगर इस देश में कैग बनना है, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, तो मिनिमम एज की कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम 65 वर्ष होती है। ये लिख लेना, बहुत अच्छे उम्दा नॉलेज है आपके लिए। और चेयरमैन बनना है यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनना है, तो न्यूनतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है, मैक्सिमम कितनी है? 65 है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों कह रहे हो आप? क्योंकि जो नाम मैंने बोले हैं इन सब की योग्यता कैसी होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए न्यायाधीश के अनुसार होनी चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट में जज बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठे हैं, उनकी योग्यता के जैसी इनकी योग्यता होनी चाहिए, जहां न्यूनतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है। तो याद रखना, सुप्रीम कोर्ट में जब कोई जज बनता है तो उसके लिए मिनिमम 10 साल का प्रैक्टिस होना चाहिए। हाई कोर्ट में आप सब जानते हो, या सुप्रीम कोर्ट में वकालत की हो, ये सब बातें आपको मालूम है। गवर्नर के लिए मिनिमम एज 35 वर्ष, गवर्नर के लिए 35 वर्ष। मुख्यमंत्री अगर किससे आया? विधानसभा से, तो 25 वर्ष, विधान परिषद से तो 30 वर्ष। ये सारी बातें आपको इस स्क्रीन पर मिल गई होंगी, आप इसको आसानी से स्क्रीनशॉट लेके धीरे धीरे नोट्स बना लेना। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। वेल डन, आपसे सभी से ये उम्मीद है। अब कहने लगे गांव का प्रधान बनना है जी। आप ये बताओ सर, गांव का प्रधान बनने के लिए कितनी आयु चाहिए? बस डायरेक्ट गुस्सा आ गया, सर प्रधान ही बनूंगा। ले भैया, अगर गांव का प्रधान बनना है तो 21 वर्ष। गांव का प्रधान बनना है तो 21 वर्ष। किसके लिए है? पंचायत और म्युनिसिपैलिटी। पंचायत का मतलब ग्राम पंचायत, खंड पंचायत, जिला पंचायत, और म्युनिसिपैलिटी का मतलब आप समझ गए होंगे, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। इसमें जाना है तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष। पार्षद, सभासद, मेयर, या गांव में जिला पंचायत अध्यक्ष किसका बनता है? जिले का बनता है। ब्लॉक का प्रमुख और गांव का प्रधान, इनके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। जब हम नॉलेज लेने के लिए बैठे हैं तो हम छोड़ेंगे कहां? जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं। ओके कॉम्पिटिटर, चलिए योद्धाओं, प्रधान बनना है तो कितना होना चाहिए? आपके सामने है। वेल डन। लोकसभा का सांसद बनना है या विधानसभा का? लोकसभा या विधानसभा तो 25 वर्ष। अगर राज्यसभा या विधान परिषद 30 वर्ष। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यपाल 35 वर्ष। और अगर कह रहा सर हमें नहीं बनना कुछ भी, हमें तो वोट देना है सर, वोट कितने के लिए होगी? 18 वर्ष के लिए वोट का प्रावधान है। और कोई भी बच्चा अगर 14 साल से छोटा है तो वो फैक्ट्री वगैरह में कार्य नहीं कर सकता। 14 साल से छोटा है, 14 से ऊपर है तो फैक्ट्री में कार्य कर सकता है। कितनी अच्छी बात लिखी है आपके सामने, सारी बात क्लियर हो गई। भविष्य में अब कभी भी कोई जानकारी ऐसी आएगी तो आप भूतनाथ बना दोगे, क्योंकि योद्धा बैच के योद्धा हो आप। वेल डन, बहुत बढ़िया। परिषद और पार्षद और सभासद। अब देखो, कोई सवाल मेरे से पूछ रहे हैं, सर एक पार्षद होता है और एक सभासद होता है, सर इसमें अंतर क्या है? बस उतना ही अंतर है जैसे नगर निगम और नगर पालिका में अंतर होता है। नगर निगम और नगर पालिका में जो अंतर होता है, नगर निगम और नगर पालिका में कहां इसको सभासद, कहीं इसको पार्षद कहा जाएगा, सदस्यों को। बस इतना अंतर आप अभी के लिए समझिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने है, A money bill passed by the Lok Sabha is deemed to have been passed by the Rajya Sabha also when no action is taken by the upper house within। लोक सभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्य सभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय कार्य में समाधान न कर सके। बोलो बोलो हे योद्धाओं, हे योद्धा बैच के योद्धाओं, जवाब दीजिए। स्क्रीन पर आपके सामने सवाल है, स्क्रीन पर सवाल है, जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। बी ऑप्शन दे रहे हैं, बी। अरे बहुत बढ़िया जवाब दिए हैं योद्धाओं, इसी तरीके से तो आगे बढ़ोगे आप। कितना जवाब आएगा? बी जवाब आएगा, 14 डेज। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, यहीं पर खेल लेते हैं, यहीं पर खेल लेते हैं। क्वेश्चन का जवाब तो मिल गया ना, अब इसकी थोड़ी डेप्थ में चले जाते हैं, आइए मेरे साथ खेलने चलते हैं। खेल कुछ ऐसा है कि अब खेल में थोड़ा सा यहां पर देखिए, आपको मैं एक छोटी सी बात यहीं पे बताऊंगा। एक छोटी सी बात है, आप लोगों को एक बात याद रखनी है। धन विधेयक की बात आती है, मनी बिल, क्योंकि आप सभी को पता बिल 4 प्रकार के होते हैं। बिल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के बिल होते हैं। अगर 4 प्रकार के बिल हैं और मनी बिल की बात आ जाए तो मनी बिल हमेशा लोकसभा में जाएगा। राज्यसभा की शक्ति
मनी बिल के केस में बॉडी न्यूनतम होती है, नगण्य होती है, वो केवल और केवल मनी बिल को 14 दिन तक के लिए होल्ड रख सकती है, अन्यथा इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है कॉम्पिटिटर। दूसरी बात यहां पर यह भी आपको जानना बहुत जरूरी है कि मनी बिल की डेफिनेशन लोकसभा अध्यक्ष देता है। मनी बिल कोई है या नहीं है, परमिशन कहां से कौन देगा? राष्ट्रपति देगा। वापस याद करो, परमिशन राष्ट्रपति देगा, परिभाषा लोकसभा अध्यक्ष देगा। अगर कोई मनी बिल आ रहा है तो मनी बिल सबसे पहले कहां जाएगा? लोकसभा में जाएगा। मनी बिल हमेशा सबसे पहले कहां जाएगा? लोकसभा में जाएगा। मनी बिल होता क्या है? एक वित्त वर्ष में पैसे की जरूरत है खर्चा करने के लिए, उसे मनी बिल में रखा जाता है, अनुच्छेद 110 में। ये बात समझ में आ गई? फिर यहां पर फाइनेंस बिल की कई कैटेगरी होती है, टाइप 1, टाइप 2। हम उस मुद्दे पर अभी बात नहीं कर रहे हैं। अभी बस इतना याद रखो, मनी बिल के केस में राज्यसभा केवल उस मनी बिल को 14 दिन तक होल्ड रख सकती है अपने पास, अन्यथा खेल खत्म हो जाएगा उसका। चलिए जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेल डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को मूव करते हैं। क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैज द राइट टू एड्रेस इट? निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? देखो कितना उम्दा सवाल है। हे योद्धाओं, जवाब दीजिएगा एक बार। यह सवाल कह रहा है इनमें से एक ऐसा व्यक्ति है जो सांसद नहीं है, ना तो वो लोकसभा का है ना वो राज्यसभा का है, ना तो लोकसभा का है ना राज्यसभा का है, परंतु वह संसद में जा सकता है, संसद में जा सकता है और बात कर सकता, डिबेट कर सकता, बहस कर सकता है। तो कौन है वो? ऐसा कौन है? मैं हूं या आप हैं? ना मैं हूं ना आप हैं, कोई तो है। कौन है? इसमें बताओ जवाब। बोल दो भैया, बोल दो। इनमें से कौन है वो योद्धा जो कहां जा सकता है? संसद में जा सकता है, परंतु वह संसद का सदस्य नहीं है, परंतु वह संसद का सदस्य नहीं है। देखो कितनी बढ़िया बात है। निम्नलिखित में से किस गैर, देखो क्या लिखा, गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? बोल दो भैया, बोल दो। वो कौन है? वो एजीआई है। वो कौन है? एजीआई है। इनमें से किसी को अधिकार नहीं है, केवल एजीआई को है, केवल एजीआई को है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, भारत सरकार का वकील, भारत सरकार का वकील संसद में जा सकता है, बहस कर सकता है, डिबेट कर सकता है, परंतु वहां वोट नहीं दे सकता, परंतु वहां वोट नहीं दे सकता। भारत का महान्यायवादी कौन है सर? एक बार दिखा तो दो, ये लिख तो दिया, एक बार थोड़ा सा सर चर्चा भी कर लो। आओ चर्चा में चलते हैं, चर्चा आपके सामने है। क्या लिखा है? भारत का महान्यायवादी कौन है भाई? तो क्या काम करता है? तो क्या कह रहा है? भारत सरकार को मैं एडवाइस देता हूं क्योंकि मैं भारत सरकार का वकील हूं। ठीक है, अच्छी बात है। दूसरा क्या कह रहा है? मैं भारत में परफॉर्म लीगल ड्यूटीज असाइंड बाय द प्रेसिडेंट, मैं राष्ट्रपति के द्वारा, जो राष्ट्रपति मुझे कार्य कर देते हैं, मैं उस कार्य को करता हूं, मैं तो राष्ट्रपति के अधीन हूं। आगे क्या लिखा है? अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट इन ऑल केस इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। वो कहता है सरकार के फेवर में जब सरकार पर कोई आरोप लगाएगा तो मैं सरकार के मुकदमे लड़ता हूं, मैं जाता हाई कोर्ट हूं, मैं जाता सुप्रीम कोर्ट हूं। आगे क्या लिखा है? रिप्रेजेंट गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल नंबर 143, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय से कंसल्ट कर सकता है आर्टिकल 143 के तहत। डिस्चार्ज फंक्शन कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ। बहुत सारी बातें हैं। अब इस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के क्या क्या अधिकार हैं? देखो कितनी बढ़िया बढ़िया बात लिखी है। देखो इस सवाल का जवाब यहां से मिल गया है। Right to speak and take part in the proceeding of both house of parliament and joint sitting any committee of parliament of which he may be named a member। कितनी बढ़िया बात है। वो संसद का सदस्य नहीं है, परंतु संसद के दोनों सदनों में बैठ सकता है, समितियों में भी जा सकता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। देखो देखो कितनी बढ़िया बात है। सवाल का जवाब मिल गया है। इसकी लिमिटेशन क्या क्या नहीं कर सकता? ये वोट नहीं दे सकता, नो राइट टू वोट इन हाउस प्रोसीडिंग कमेटी। बात क्लियर होगा? इसे कौन हटा सकता है? जिसने बनाया वही हटा सकता है। राष्ट्रपति ने इसको बनाया, आर्टिकल नंबर 76 में आता है। भारत का महान्यायवादी आर्टिकल नंबर 76 में आता है, ये बात याद रखना है। इसका वेतन कितना होता है? तो आप कहोगे सर फिक्स नहीं है, राष्ट्रपति प्रसाद जितना दे दे उतना ये ग्रहण कर लेता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये रहता है। आप कहोगे सर कार्यकाल कितना होता है? भैया माफ करना, राष्ट्रपति जब कह दे कल से मत आना तो कल से इसकी छुट्टी हो जाएगी, फिक्स टर्म टेन्योर नहीं है। आगे क्या लिखा है?
नो ग्राउंड ऑफ रिमूवल ऑफ प्रोसीजर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में इसको हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं है, बट ये कहा गया है जब से राष्ट्रपति कहते छुट्टी तेरी टाटा बाय बाय, तो टाटा बाय बाय हो जाती है। बस इतनी बात याद रखना है। बहुत बढ़िया। चलिए अब आपको सर अभी भी अच्छा सा नहीं लगा, मैंने कहा लो भैया अच्छा सा क्यों नहीं लगेगा, जब तक हम खड़े हैं तब तक टेंशन क्या है कि सर हिंदुस्तान में पहले एजीआई कौन थे, एमसीसी तलवाड़। हिंदुस्तान में पहले एजीआई कौन थे, एमसीसी तलवाड़। ये हिंदुस्तान के पहले महान्यायवादी थे। तो वर्तमान में आर वेंकटरमानी इस हिंदुस्तान के 16वें कौन हैं एजीआई, भारत के 16वें एजीआई कौन हैं, आर वेंकटरमानी। सन 2022 से वर्तमान तक अभी कार्य कर रहे हैं। ये भारत के 16वें एजीआई हैं। देश के पहले एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के पहले सरकारी वकील कौन थे, एमसीसी तलवाड़। बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं, वेल डन वेल डन। सर व्हाट इज कैग, श्रीपाल जी कैग कौन होता है, भारत सरकार का सीए होता है, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट। और एजीआई कौन होता है, भारत का वकील होता है। तो अभी इतना ही समझिए, कैग पर भी सवाल आएगा। बहुत बढ़िया सवाल जवाब दे रहे हैं आप, गुड गुड वेल डन। आर वेंकटरमानी, गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड इफ अ पर्टिकुलर बिल इज अ मनी बिल और नॉट, निम्नलिखित में से कौन यह तय करता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं। देखो कितनी बढ़िया बात है, कोई कौन तय करता है, इसका मतलब तय करने वाले को नॉलेज होनी चाहिए कि कौन धन विधेयक है कौन नहीं। तो यह है ताकत किसको दी गई है, जल्दी बोलो 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 बोलो, ये बी ऑप्शन आएगा। क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा। स्पीकर ऑफ लोकसभा को यह अधिकार है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है। याद रखोगे, मनी बिल किसकी अनुमति से आता है, राष्ट्रपति की अनुमति से आता है। कोई बिल मनी बिल है या नहीं है कौन तय करेगा, तय करेगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्लियर है यहां तक। अब आप कहोगे ठीक है सर, नेक्स्ट देखिएगा इसका जवाब। चारों प्रकार के बिल आपके सामने हैं। क्या है, संविधान में संशोधन करने का बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। चार प्रकार के बिल होते हैं, लिख लेना, बड़े प्यार से स्लाइड बनाई गई है आपके लिए। नेक्स्ट क्या है, मनी बिल धन विधेयक। तीसरा क्या है, फाइनेंस बिल वित्त विधेयक। एंड फोर्थ क्या है, सामान्य विधेयक, ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल, एक एक मिनट में गौर फरमाइएगा और देखिएगा, ऑब्जर्वेशन कीजिएगा। इट इज पास्ड अमेंड द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यह संविधान में संशोधन के लिए लाया जाता है। जैसे पहले भारत में वोट देने की आयु कितनी थी, 21 वर्ष, और फिर उसे घटा के कर दिया 18 वर्ष। तो संविधान में चेंज किया ना, तो ऐसा काम करने के लिए संविधान संशोधन बिल लाया जाता है। मनी बिल का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, मनी बिल डील्स विद द मनी मैटर, पैसे के मैटर पर जो डील करे उसे मनी बिल कहते हैं। फाइनेंस बिल क्या कहते हैं, फाइनेंस बिल कंसिस्ट ऑफ मनी एंड नॉन मनी मैटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ फाइनेंस बिल के अंतर्गत मनी बिल भी आता है और मनी के अलावा जो मैटर है पैसे के संबंधित वो भी आता है। बात समझ गई, अभी इतनी बात याद रखना। नेक्स्ट क्या है, ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल का मतलब होता है भैया, क्या कह रहा है, मैटर विच आर नॉट कवर्ड अंडर मनी बिल, फाइनेंस बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। वो सभी सामान्य बातें जो ना तो मनी बिल में आई, ना फाइनेंस बिल में जिसकी चर्चा हुई, और ना संविधान संशोधन विधेयक में जिसकी चर्चा हुई, उन सभी विधेयकों को ऑर्डिनरी बिल कहते हैं। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, वेल डन, गुड गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर विच पीरियड द फाइनेंस कमीशन इज फॉर्म्ड, वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है। तो आप लोगों को याद रखना है, वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। फाइनेंस कमीशन का गठन कितने वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। आपके सामने स्क्रीन पर जवाब है, तो आप आसानी से उसको देख सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में आता है, मैंने कहा 280 में आता है। सर फाइनेंस कमीशन करता क्या है, टैक्स का बंटवारा करता है। केंद्र व राज्यों के बीच में टैक्स का बंटवारा करने का जो अधिकार है वो किसको है, किसको है, बोलो बोलो, वो है हमारे फाइनेंस कमीशन को। ठीक है, आर्टिकल नंबर 280 के तहत आता है। अब कहोगे सर एक बार बता दो इसका एक्सप्लेनेशन, लो एक्सप्लेनेशन देख लो। वर्तमान में 15वें चेयरमैन फाइनेंस कमीशन के कौन है, एन.के. सिंह। कौन है, एन.के. सिंह। ठीक, एन.के. सिंह हैं जो क्या काम करते हैं, राज्य और केंद्र के बीच में पैसे का बंटवारा करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में पैसे का बंटवारा जो करे उसे क्या बोलते हैं, फाइनेंस बिल कहते हैं। अनुच्छेद नंबर किस में आता है, 280 में होता है। फाइनेंस बिल के चेयरमैन को नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कितने दिन के लिए करता है, 5 साल के लिए करता है। वर्तमान में कौन है, एन.के. सिंह है। यहां तक बात बराबर हो गई। अब चलो चलते हैं आगे।
क्या लिखा है? नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द, अभी बताया कोई भी मनी बिल, धन विधेयक किसकी बिना अनुमति के लोकसभा में नहीं जा सकता। अनुमति देगा राष्ट्रपति, परिभाषित करेगा लोकसभा अध्यक्ष, दोनों में याद रखना है। और मनी बिल आएगा आर्टिकल नंबर 110 में। अब इसके आगे आर्टिकल जब हम पढ़ेंगे तो हम और डेप्थ में जाएंगे, अभी तो मुद्दा आसान आसान चल रहा है, ठीक है। तो अभी क्या आएगा, कौन डिफाइन करेगा? भारत के राष्ट्रपति की अनुमति के द्वारा आएगा। डिफाइन कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन सवाल जो है, सवाल का जवाब तो आपको मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब क्या है? जल्दी जल्दी, वेल डन, बहुत बढ़िया, बी जवाब आएगा। नेक्स्ट, अब देखो आप कहोगे सर एक बार ये सारी बातें बता दो, कंफ्यूजन जो बात बार आ रही है संसद में विधेयक। आपको याद रखना है, एक तो क्या होता है साधारण विधेयक, एक वित्त विधेयक, एक संविधान संशोधन विधेयक। वित्त विधेयक 3 प्रकार के होते हैं। वित्त विधेयक में एक ही आ जाएगा, एक ही आ जाएगा, एक ही आ जाएगा। क्लियर हो गया? इसे स्लाइड में लिख लेना, आगे हम डेप्थ में इसमें चलेंगे, क्योंकि अगर मैं अभी इसके बारे में ज्यादा समझाऊंगा तो ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। अभी बस इतनी बात याद रखो, साधारण विधेयक होता है। वित्त विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। साधारण वित्त विधेयक में एक होता है धन विधेयक, एक वित्त विधेयक प्रथम प्रकार का, एक वित्त विधेयक दूसरे प्रकार का। प्रथम प्रकार के को बोलते 117 के फर्स्ट में आएगा और द्वितीय प्रकार को बोलते 117 के दूसरे में आएगा, ठीक है। अब आपकी कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगी, ठीक है योद्धाओं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर है, हु फाइनली अप्रूव द ड्राफ्ट 5 ईयर प्लान। पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अनुमोदन अंतिम रूप से कौन करता था? पहले तो सवाल का मतलब समझ लो। वर्तमान में पंचवर्षीय योजना का हो गया दी एंड, खत्म हो गई, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना सन 2017 के बाद अब भारत में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं है। क्लियर है भाई? मैं कमेंट तो आपके पढ़ रहा हूं भाई, बिल्कुल पढ़ रहा हूं, वेल डन वेल डन। इसका जवाब क्या आएगा? पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से, योजना के मसौदे का अनुमोदन अंतिम रूप से कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद करता है, एनडीसी। क्लियर? आज भी है, आज योजना आयोग जो प्लानिंग कमीशन था 5-5 वर्ष की योजना बनाया करता था, अब इसकी जगह बन गया नीति आयोग। नीति आयोग की रिपोर्ट भी फाइनल कहां जाती है? अभी भी राष्ट्रीय विकास परिषद में जाती है, जो गैर संवैधानिक संस्था है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, Which state in India has given the highest number of डिप्टी प्राइम मिनिस्टर? बहुत बढ़िया सवाल है। मैं पूछ रहा हूं भारत के किस राज्य ने सबसे ज्यादा उप प्रधानमंत्री दिए हैं? तो आप लोगों को याद रखना है, सबसे ज्यादा उप प्रधानमंत्री दिए हैं गुजरात ने। कितने दिए हैं? गुजरात से 3 उप प्रधानमंत्री आए हैं आउट ऑफ 7। भारत में कुल कितने उप प्रधानमंत्री रहे हैं? 7। 7 में से 3 कहां से आए हैं? गुजरात से आए हैं, याद रखोगे। और सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री किसने दिए? सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री, 8 प्रधानमंत्री, 8 पीएम उत्तर प्रदेश ने दिए हैं। राजनीति का गढ़ है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से ही राजनीति चलती है। सबसे ज्यादा पीएम। अब आप कहोगे सर एक बार और बता दो सर, ये जो आपने बताया सर देखने ला, थोड़ा सा और डेप्थ में बता दो। अरे भैया टेंशन क्यों ले रहे हो, आओ मेरे साथ, आओ योद्धाओं, सारी एक्सप्लेनेशन देख लो। हिंदुस्तान में ये सारे प्रधानमंत्रियों की कहानी है, कौन कहां से आया। आपको कि सर ये तो हम पढ़ लेंगे सर, ये तो आपको पता है कि हमें पता है कि सर वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं इस देश के प्रधानमंत्री, और हमें सर ये भी पता है 14वें राष्ट्र प्रधानमंत्री हैं, 14th प्रधानमंत्री। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, आपको तो सारी जानकारी है, लेकिन कितने कहां से आए ये भी तो देख लो। आ जाओ दिखा देता हूं, आओ मेरे साथ भैया। ये हैं 7 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। 7 कौन रहे हैं? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। देश के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन? देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अंतिम जो रहे हैं 7वें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ये हैं, ये 7th रहे हैं। क्लियर हुआ? समझ गए? प्रथम थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और अंतिम थे श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, ठीक। और ये जो बीच में है, ये जो सब बीच में है, ये जैसे मोरारी जी देसाई, चौधरी चरण सिंह साहब, चौधरी देवीलाल साहब, यशवंत राव, ये सब के सब जो रहे हैं ये बीच में रहे हैं। तो भारत में कुल कितने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे? अगर आपसे कोई सवाल ये पूछे तो 7 रहे हैं। पहले कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, और अंत में कौन? लाल कृष्ण आडवाणी साहब। अब गुजरात से कौन कौन आते थे? एक तो सरदार पटेल साहब गुजरात से थे, एक मोरारजी देसाई गुजरात से थे, और तीसरे थे लाल कृष्ण आडवाणी साहब। उत्तर प्रदेश से चौधरी चरण सिंह जी, और चौधरी देवीलाल कहां से थे? हमारे हरियाणा से थे। तो ये बातें आप लोगों को यहां समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को मूव करते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैज द राइट टू एड्रेस इट? निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद का सदस्य नहीं? अभी रिपीट हो गया है, कौन है वो? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। अभी रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है। वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को मूव करते हैं, आपके सामने है, राज्यसभा एंजॉय मोर पावर देन द लोकसभा। देखो आप सभी को पता है, जनरली हमारे यहां पर क्या कहा जाता है, राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं, ये जानते हो। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, जनरली लोकसभा शक्तिशाली होती है राज्यसभा से, लोकसभा शक्तिशाली होती है राज्यसभा से। ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। इसी के साथ एक बात और बता देता हूं मैं आपको। क्या बता देता हूं? लोकसभा से भी ज्यादा कुछ मैटर में राज्यसभा ताकतवर है। वो कुछ क्या है? कुछ है क्या? नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन करना। कहने का मतलब जैसे एनडीए की परीक्षा, एनडीए में लड़कियों की एंट्री, गर्ल्स की एंट्री, ये सब कौन करेगा? राज्यसभा करेगी। कौन करेगी? राज्यसभा बात करेगी। नई परीक्षाओं का गठन करना, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, इंडियन असिस्टेंट कमांडेंट, सीडीएस, आईएएस, आईपीएस, इन सब के बारे में कौन करती? किसकी ज्यादा पावर होती है? राज्यसभा की ज्यादा पावर होती है। किसकी तुलना में? लोकसभा की तुलना में ज्यादा पावर कौन है? राज्यसभा है। ये बात याद रखोगे आप। वेल डन, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात तो बताओ, जितने योद्धा अभी स्क्रीन पर हैं, क्या सबको समझ में आ रहा है? प्लीज मुझे यस और नो में बताओ, क्या ये कंटेंट सबको समझ में आ रहा है? क्या ये कंटेंट सबको विजिबल है? क्या इस कंटेंट का आपको लाभ मिल रहा है? क्योंकि लाइव ही बात कर रहा हूं भाई मैं आपसे। जब मैं और आप लाइव हैं तो लाइव का फायदा तो यही है ना कि आप डायरेक्ट बात करें। क्या इसका बेनिफिट हो रहा है? प्लीज मुझे बताओ एक बार। अगर सच में इसका बेनिफिट हो रहा है तो ये सीरीज लगातार जारी रहेगी, क्योंकि आप जब बराबर और मैं और आप बराबर पढ़ेंगे तभी तो बात बनेगी। अगर इसका लाभ आपको मिल रहा है तो 100% आगे बढ़ेंगे हम। साक्षी जी, सुनील जी, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। क्योंकि देखो आपके भी टाइम का यूटिलाइज होना चाहिए। बहुत बढ़िया, आप सबने मुझे मैसेज से ये संकेत दे दिया है कि आप सबको इसका लाभ मिल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी, धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। लक्ष्य जी, बिल्कुल बताऊंगा, ये सारे आर्टिकल्स आपको टिप्स पे करा दूंगा। अब हमारे सामने 2 सवाल बचे हैं। अब हम 2 सवाल की तरफ को मूव करते हैं। पहले तो लोकसभा राज्यसभा के बीच में क्या डिफरेंस है, ये आपको सबको समझ में आना चाहिए। ठीक है, वो क्या क्या है आप देखिएगा, आसानी से हम आगे बढ़ लेते हैं। अब सेकंड लास्ट सवाल है स्क्रीन पर हमारा, सेकंड लास्ट है, आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। विच अमंग द फॉलोइंग रिट्स कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ पब्लिक, PIL, पब्लिक लिटिगेशन पिटीशन बिफोर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट? निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष स्वीकार्य जनहित याचिका की श्रेणी में आती है? जनहित, जनहित का मतलब है जो लोगों के हित में बात हो। वो कौन सी है? देखो पहला, एक राजनीतिक दल के ना, राजनीति वाली बात बिल्कुल नहीं आएगी। जनहित की बात थोड़ी, राजनीति हित है तो राजनीतिक हस्ते ना, बिल्कुल गलत बात है। तो नीचे के ये भी बिल्कुल गलत बात है, ये तो खेल अलग है। आगे क्या लिखा है? अगेंस्ट अ जनरल टॉपिक, सामान्य परिस्थितियों में जो जनरल टॉपिक होते हैं, जो सारी पब्लिक दुखी है, जो पब्लिक दुखी है भैया, उसकी जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाती है। ठीक है, तो किसके बारे में होती है? सामान्य विषय में। प्रतिनिधि कार्यवाही के रूप में एक सामान्य विषय होता है जो पूरे भारत में एक जैसा हो, जैसे भ्रष्टाचार, दहेज, जनहित है क्योंकि जनता का हित छिपा हुआ है इसमें। उसके लिए हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये तो बता दिया, लेकिन आप हमें इस सवाल का जवाब तो दे दो। तो जवाब भी देख लीजिएगा, जवाब एक्सप्लेन के साथ देखिएगा यहां पर। जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एनी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ कैन फाइल। इसे कोई भी जनता का व्यक्ति या एनजीओ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में दायर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जाएगी आर्टिकल 32 के तहत, हाई कोर्ट में जाएगी आर्टिकल 226 के तहत। क्या होनी चाहिए? जनता के हित की बात होनी चाहिए, तभी मुकदमा सुना जाएगा। और यूज्ड लार्जली इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, सबसे ज्यादा क्या पर्यावरण के बारे में आई है, महिलाओं के बारे में आई है, ठीक है, या समाज के लिए आई है, सुरक्षा के लिए आई है। आज तक जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका दायर की गई है, उससे संबंधित ये बात हो गई। नेक्स्ट और लास्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट सवाल पे चलते हैं। आज की क्लास का ये लास्ट सवाल है। क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ सिटीजन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एज मे बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर? अब देखिएगा, भारत में हम किसको वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं, उसमें क्या योग्यता होनी चाहिए? ठीक है, अब देख लो, पहला क्या? बैंकक्रप्ट, वो दिवालिया हो,
क्या हो? दिवालिया हो। अगर भैया दिवालिया है तो क्या वोट ना दे सकता क्या? अरे भैया अगर बैंक का लोन नहीं दे पा रहा है, दिवालिया हो गया, तो क्या वो राजनीति में हिस्सा नहीं ले सकता? ले सकता भैया, वोट तो दे ही सकता है। सेकंड क्या है? कन्विक्टेड फॉर सर्टेन क्राइम्स और करप्शन, किसी अपराध या भ्रष्टाचार में दोषित हो गया हो। करप्शन तो दुनिया कर रही है खड़े होकर चौराहे पर, क्या वो वोट नहीं दे सकते? वोट दे सकते हैं भैया। आगे क्या लिखा है? नॉन रेजिडेंट सिटीजन्स, अनिवासी नागरिक, जो भारत में निवास नहीं कर रहा है, अनिवासी नागरिक है, भैया ये वोट नहीं देगा। इसका तो भारत की राजनीति से मतलब ही खत्म हो गया, ये नहीं दे सकता। सवाल का जवाब आपको ये मिल गया। मुझे बताओ क्या इसमें कोई डाउट है? देखो सबने पढ़ा है और मन से आपने पार्टिसिपेट किया है। रिपीटेड क्वेश्चन सर, रिपीट कर दीजिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन प्लीज। लक्ष्य, मैं सवाल पूछ रहा हूं, ऐसा कौन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द सिटीजन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एज में बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर। निर्धारित आयु वाले देखो निर्धारित आयु का मतलब जो 18 साल का है वो निर्धारित आयु हो गई। भारत का नागरिक हो, अच्छी बात है। देखो भारत का नागरिक, नागरिक भारत का आ गया तो भारत का नागरिक होना चाहिए। तो नागरिक होते ही चाहे कोई दिवालिया हो, बैंक का पैसा लेके मार लिया हो, क्या वो वोट नहीं दे सकता? दे सकता है। आगे क्या कह रहा है? किसी अपराध, किसी को छुरा मार दिया हो, गाली दी हो, अपराध हो गया हो, जेल में बंद हो, क्या बाहर जाके वोट दे सकता भैया वो? तीसरा, हाँ ये नहीं दे सकता भारत में वोट, नॉन रेजिडेंशियल सिटीजन, जो अप्रवासी भारतीय है, जिसका प्रवास भारत में नहीं है, वो व्यक्ति भारत में वोट नहीं दे सकता। आगे क्या है? मानसिक रूप से स्वस्थ, थोड़ा कमजोर है, थोड़ा माइंड कभी कभी गड़बड़ कर जाता है। आजकल गर्मी ज्यादा पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है, 44 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, बौखला गया, बौखलाते हालत खराब कर दी, तो ऐसा व्यक्ति का पागल माना जाएगा? अरे भैया वो भी वोट दे सकता है। कभी कभी तो मेंटली रिटायर्ड बहुत सारे लोग हो जाते हैं लेकिन फिर सही हो जाते हैं, बात समझ गए? तो इसका मतलब ये भी सही है। तो इसमें कौन वोट नहीं दे सकता? ये वोट नहीं दे सकता। क्लियर है? तो मुझे बताओ कि यहां तक बात समझ में आ गई। और भारत में ये तो वोट तो शक्ति है। देखो कितना बॉडी बिल्डर खड़ा है, ये आपने सुना है, ये निशान लगा हुआ है, देखो ये वोट देके आया है। और वोटर डे कब मनाया जाता? बस मैं आपसे कमेंट में यही बात करूंगा, भारत में राष्ट्रीय वोटर डे कब मनाया जाता? बस मुझे जवाब दे दो योद्धाओं, मैं समझ जाऊंगा। तो आप जानते हैं जो योद्धा होता है वो कभी रुकता नहीं है, योद्धा छिपाई से छिपता नहीं है। ठीक है, आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है, अगर आप में सच में कुछ करने का साहस है तो लगातार बने रहिएगा और मैं आपके साथ लगातार बना रहूंगा। गुप्ता क्लासेस आपके लिए सारी वीडियो लेके आएगा, तो बस मैं आपसे यही कहूंगा लगातार बने रहिएगा और गुप्ता क्लासेस आपके साथ रहेगा। तो अब इन सब बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं और आपसे आज्ञा चाहता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।